हेलो एवरीवन, कोर्स एरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अपना यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये हमारा सेट नंबर 39 है। 39 नंबर सेट है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, या फिर आप जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए कोर्स एरा यूपीएससी, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आज आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का। अगर आप 5 से 7 सही कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 7 से 15 के बीच में रहते हैं तो आप बेटर है, और 9 से 15 के बीच में रहते हैं तो बेस्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में चर्चित हागिया सोफिया और चोरा स्थित है, कहाँ पे है? कथन ए दिया है अफगानिस्तान, बी दिया है सऊदी अरब, सी दिया है टर्की और डी दिया है ईरान। तो बताइए हागिया सोफिया और चोरा किससे संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। हागिया सोफिया और चोरा के संबंध में। जिन लोगों ने टर्की लगाया बिल्कुल सही काम किया है। हागिया और सोफिया चोरा में स्थित चर्च हैं, जिनको अभी जल्दी ही इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए न्यूज़ में थे। और ये लोकेशन इनका कहाँ पे स्थित है? इस्तांबुल में है। इस्तांबुल अभी हमने जल्दी ही देखा था पिछले क्वेश्चन में, जहाँ पे हमने पूछा था कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में स्थित कौन कौन से, मेडिटेरियन सी के बीच में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको, तो आप लोगों ने बताया था इस्तांबुल। इस्तांबुल करेक्ट आंसर था। यहाँ पे देखिए तो हागिया हागिया सोफिया पहले परिवर्तित किया गया था, तो हागिया यहाँ पे है और सोफिया ये है। तो हागिया सोफिया एक ही है। ये हागिया है, सोफिया है, इसको पहले मस्जिद में परिवर्तित किया गया था। फिर चोरा ये खूबसूरत सा दिख रहा है, इसको भी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। हागिया और सोफिया दोनों याद रखिएगा, टर्की से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा चर्चित तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम निम्न में से किस देश से संबंधित है? कथन ए दिया है चीन, कथन 2 दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, कथन 3 दिया है सी, डी दिया है जापान। तो बताइए इनमें से किससे संबंधित है तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया यूएसए तो उनका बिल्कुल सही है। ये तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम यूएस से संबंधित है। और इसमें क्या प्रोविजन किया गया है? इसमें यह बताया गया कि दलाई लामा उत्तराधिकार भी शामिल है, जिसमें यह बताया गया कि जो दलाई लामा का उत्तराधिकार को जो चयन किया जाएगा तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसमें केवल तिब्बत बौद्धों का ही निर्णय लिया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत? उत्तराधिकार चयन के लिए। दलाई लामा एक उत्तराधिकारी पद होता है तिब्बत का, उसका चयन करने के लिए। और ये किससे संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है, जो रेखांकित करता है कि तिब्बत पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति को, कि संयुक्त राज्य अमेरिका तिब्बत को लेकर के क्या प्लान बनाता है, किस तरह के विचार रखता है। और तिब्बत नीति समर्थन अधिनियम मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति बना सकता है। और ये तिब्बत बौद्धों को अनेक प्रकार के उन नेताओं को भी, जिसमें दलाई लामा का भी सम्मिलित है, इन सबको अधिकार प्रदान करता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम यूएसए से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन ए दिया है नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कथन 2 दिया है शारदा नदी भारत के साथ नेपाल के पूर्ववर्ती सीमा का सीमांकन करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ देखें तो पहला कथन बिल्कुल सही है। नेपाल भारतीय 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और नेपाल पूर्व की जगह पश्चिम में है। ये उत्तराखंड वाले रीजन के साथ सीमांकन करता है, जो कि काला पानी के साथ समय जगह से निकलता है। शारदा नदी या काली नदी, या फिर इसको शारदा, काली और गंडक नाम से जानते हैं, ये वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, ए इसमें करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये कहाँ से निकलते हैं, काली नदी या फिर महाकाली या काली गंगा शारदा, ये कहाँ से निकलती है? तो ये काला पानी रीजन से निकलती है। काला पानी रीजन कहाँ पे है? उत्तराखंड और नेपाल के बीच का सीमा साझा बनाता है, उस वाले रीजन से है। अभी ये दोनों विवाद में थे, इसलिए न्यूज़ में क्वेश्चन बना हुआ है। और देखिए जो है नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो उनमें उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। शारदा नदी भारत के साथ नेपाल और पश्चिम के सीमांकन करता है। अब देखिए यहाँ पे नदियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो सबसे पहले होगा राप्ती जो गोरखपुर से होकर गुजरती है, घाघरा नदी, गंडक, बागमती, फिर कोसी। अब इनको याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तरी अमेरिका की निम्न महान झीलों को व्यवस्थित कीजिए। कथन ए दिया है ईरी, कथन 2 दिया है मिशिगन, कथन 3 दिया है सुपीरियर और कथन 4 दिया है ह्यूगन। तो बताइए इनमें से 5 दिया है ओंटारियो। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है पश्चिम से पूर्व की ओर इन झीलों को व्यवस्थित करने में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सबसे पहले माना सुपीरियर सबसे पश्चिम में, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, और मिशिगन को सेकंड माना है
तो मिशिगन हो गया सेकंड। ऐसे में आपको आंसर मिल जाएगा बी। सबसे पश्चिम में कौन सा है, सुपीरियर, फिर मिशिगन है, और फिर उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है ह्यूरॉन, फिर होता है कौन सा, ओंटारियो, लेक ईरी होता है, फिर ओंटारियो होता है। तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते थे, जिन लोगों ने ऐसे अरेंज किया था उनका बी करेक्ट आंसर निकल गया होगा। देखिए सबसे पहले कौन है, सुपीरियर झील है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आता है ईरी, फिर ओंटारियो। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा इनका लोकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉटम ट्रैवलिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, बॉटम ट्रैवलिंग मत्स्य की एक विधि है जिसमें मत्स्य को पकड़ने हेतु समुद्र तल पर भारी जालों को खींचा जाता है। कथन दो दिया है, बॉटम ट्रैवलिंग को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, समुद्री जैव विविधता को प्रभावित नहीं करता है। कथन तीन कह रहा है कि भारत में कमर्शियल फिशिंग की अधिकांश विधि बॉटम ट्रैवलिंग माध्यम से की जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है बॉटम ट्रैवलिंग के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया बिल्कुल सही है। देखें अगर पहला, तो ये पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है क्योंकि इसको नीचे एकदम बॉटम से खींचा जाता है, जिसकी वजह से छोटे सूक्ष्म जीवों के बच्चे और उनके अंडे जो भी होते हैं एग्स, वो नष्ट हो जाते हैं, और कुछ बड़ी मछलियाँ इसमें फंस जाती है जिनको मानव समानता तो उपभोग नहीं करता है, वो भी मर जाती हैं। तो ऐसे वहाँ के जैव विविधता पर प्रभावित पड़ता है। यहाँ कह रहा है जैव विविधता पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो बिल्कुल गलत है। और भारत में अभी भी पारंपरिक माध्यम से उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी मैकेनाइज है, मशीनों यंत्रों के द्वारा किया जाता है, और भारत में अभी भी छोटे छोटे नावों के द्वारा मछलियों को पकड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। भारत में कमर्शियल की अधिकांश विधि बॉटम ट्रैवलिंग है, तो ये गलत है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला देखें तो बॉटम ट्रैवलिंग मत्स्य की एक विधि है जिसमें मत्स्य को पकड़ने के लिए समुद्र तल पर भारी जालों को खींचा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए भारी जाले हैं, इनको खींचा जा रहा है किसके द्वारा, एक सीप के द्वारा। और यहाँ पे एक भारी व्हील होता है जो नीचे धीरे धीरे चलता रहता है, जो गड्ढे और छोटे छोटे जगहों को कभी कवर करता है और मछलियों को आसानी से पकड़ लिया जाता है। बॉटम ट्रैवलिंग एक औद्योगिक विधि है जिसमें भारी मात्रा में पकड़ा जाता है जिसके द्वारा मछलियों को, और ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल ख़राब है। मतलब यहाँ के इकोसिस्टम को बिल्कुल डाइवर्स मतलब नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा चीज़ देखें अगर, तो भारत सरकार पाक की खाड़ी में बॉटम ट्रैवलिंग को समाप्त करने की पहल कर रही है धीरे धीरे, वहाँ पे बॉटम ट्रैवलिंग को उपयोग ना किया जाए। दूसरा चीज़ देखें तो भारत ने श्रीलंकाई समुद्र तट के पास समुद्र मछुआरों को जाने से और बॉटम ट्रैवलिंग को रोकने के उपाय कर रही है भारत सरकार। तो बस इसीलिए न्यूज़ में था, आप इस चीज़ को बस ख्याल रखिएगा। और मेंस में कभी भी पूछे तो बॉटम ट्रैवलिंग के संबंध में तो आप याद रखिएगा कि ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे जो मछलियों के बच्चे होते हैं अभी विकसित नहीं हुए थे, वो भी पकड़े जाते हैं और वो उनको कोई तो उपभोग करता नहीं है, तो वो वैसे ही मारे जाते हैं, फिर ऐसे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट में सरकार ने विनिवेश नीति की शुरुआत की है, कुछ क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में चुना गया है जिनमें से शामिल हैं। कथन ए दिया है परमाणु ऊर्जा, कथन दो दिया है परिवहन दूरसंचार, कथन तीन दिया है पेट्रोलियम कोयला, और कथन चार दिया है बीमा और वित्तीय सेवाएं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। स्ट्रैटेजिक जो क्षेत्र हैं उन लोगों ने, जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। स्ट्रैटेजिक क्षेत्र के अंतर्गत, सेक्टर के अंतर्गत ये चारों आते हैं। सरकार ने चारों को वर्गीकृत किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इनमें सरकार नहीं चाहती है कि उसका 51% स्ट्रैटेजिक शेयर जाए। सरकार इसको अपने अंदर, इसके अंतर्गत जो चार क्षेत्रों का चयन किया है इसके अंतर्गत सरकार अपने 51% का शेयर रखेगी। स्ट्रैटेजिक शेयर जिसका 51% से चला जाता है तो वहाँ स्ट्रैटेजिक शेयर नहीं होता है। सरकार इनको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के रूप में बरकरार रखना चाहती है इन सेक्टरों को, तो इसीलिए चयन को वर्गीकृत किया है। जिनको इस वर्गीकरण से बाहर होंगे उनमें क्या होगा, सरकार अपनी न्यूनतम हिस्सेदारी को कम कर देगी, या फिर उनका निजीकरण कर देगी, या उनको बंद कर देगी, या फिर किसी अन्य इंटरप्राइजेज में विलय कर देगी, या फिर किसी अन्य सीपीई सहायक कंपनियों बना दी जाएंगी, उनकी सहायक कंपनी बना दी जाएगी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा सेक्टर सम्मिलित हैं। तो परमाणु ऊर्जा सम्मिलित है किसके अंतर्गत, स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंतर्गत। अंतरिक्ष एवं रक्षा सम्मिलित है, परिवहन सम्मिलित है, दूरसंचार, बिजली और पेट्रोलियम, कोयला, खनिज एवं बैंकिंग तथा बीमा एवं वित्तीय सेवाएं, ये सभी सम्मिलित है किसके अंतर्गत, CPSE के अंतर्गत। अब इनको चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वो चार वर्ग कौन से हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और खनिज एवं वित्तीय सेवाएं, ये सारे सम्मिलित हैं चार वर्गों में। इन चार वर्गों में इन सभी सेक्टरों को एक जगह समाहित कर दिया है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर से कौन कौन से होते हैं, जहां सरकार के 51% से अधिक शेयर होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक सेक्टर कहते हैं, जहाँ सरकार अपनी सेवाएं मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम नहीं करना चाहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेंट क्रूड का उपयोग अक्सर कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। यह उत्तरी सागर के किन हिस्सों में पाया जाता है, ब्रेंट क्रूड, ये बताना है आपको। कथन ये दिया है फिनलैंड
और स्वीडन के बीच में। कथन बी दिया है यूके और नॉर्वे के बीच में। कथन सी दिया है आयरलैंड में ब्रिटिश द्वीप समूह के बीच में। और डी दिया है फ्रांस के निकट बिस्के की खाड़ी में। तो बताइए इनमें से कहाँ पाया जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया है अपना यूके और नॉर्वे, तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। यूके और नॉर्वे के बीच में उत्तर सी है, मतलब नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर उसको कहते हैं हिंदी में। वहाँ पे ये निकाला जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और इसको क्या माना जाता है, तो एक बेंच मार्क माना जाता है इस ऑयल की कीमत को। जैसे कि बेंच मार्क मतलब मान लीजिए इसके नीचे किसी भी तेल की कीमत नहीं होगी, क्योंकि ये आधार है। इस यहाँ से नीचे किसी को नहीं माना जाता है। इसमें दो ऑयल को मतलब सम्मिलित किया जाता है, पहला ब्रेंट और दूसरा ब्लेंड। इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ये दोनों तेल क्या करते हैं, बेंचमार्क के रूप में प्रदान करते हैं। इनका स्वरूप कैसा है, तो ये हल्का है और स्वीट ऑयल माने जाते हैं इनको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो जितने भी तेल का आयात निर्यात होता है, ट्रेड होता है, उनमें इनका आधे से अधिक कारोबार इन्हीं का होता है। किनका, ब्रेंट और ब्लेंड का। दूसरा चीज़ देखें तो यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीच उत्तर सी में स्थित है। यहाँ पे आप देखिए इन रीजन में निकाला जाता है इसको, तो आप याद रखिएगा ब्रेंट और ब्लेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्लैश फ्लड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है फ्लैश फ्लड हमने बोल दिया, फ्लैश ड्रॉट है। फ्लैश ड्रॉट के संबंध में आपको बताना है। कथन ये दिया है फ्लैश ड्रॉट वह है जो बहुत तेज़ी से घटित होता है, जिसमें मिट्टी की नमी तेज़ी से घटती है। कथन दो दिया है भारत में 70% से अधिक फ्लैश ड्रॉट गर्मियों के मौसम में घटित होते हैं। तीसरा दिया है वायुमंडलीय विसंगतियों और मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण फ्लैश ड्रॉट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है फ्लैश ड्रॉट के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। फ्लैश ड्रॉट क्या होता है, थोड़ी सी बारिश होगी और जल्दी से जल्दी उसके अंदर जो भी मृदा में नमी होगी वो भी सोख लेगी, खत्म हो जाएगी, तो उस कंडीशन को कहते हैं फ्लैश ड्रॉट। तो इससे जब सामान्यतः अगर सूखा पड़ेगा तो धीरे धीरे बारिश नहीं होने से सूखा पड़ेगा, और ये लगभग 2-3 महीने तक कंडीशन ऐसी बनी रहती है। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, ये जो 3 महीने वाला कंडीशन को 3 हफ्ते में कन्वर्ट कर देता है। 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते में सूखे की कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है, तो उसको कहते हैं फ्लैश ड्रॉट। जल्दी से सूखा होने वाली की कंडीशन को फ्लैश ड्रॉट कहते हैं। अब भारत में 80-82% लगभग सूखा मानसून सेशन में होता है, न कि गर्मियों के सेशन में। तो ये गलत हो गया, और 1 और 3 सही है। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया उनका बिल्कुल सही कंडीशन आंसर है। अब देखिए इसमें जो फ्लैश ड्रॉट है ये वेस्टर्न मतलब पश्चिमी देशों में ऐसा होता है कि ये गर्मियों के सीजन में घटित होता है और उच्च तापमान से प्रेरित होता है, हीट वेव और उच्च तापमान से प्रेरित होता है। लेकिन भारत में 82% मानसून घटनाएं ये कब होता है, मानसून सेशन में ये घटना होती है। और इसमें समानता ये होता है कि कुछ ही दिनों में, मतलब समानता जो होता है सूखा वो 3-4 महीने में होता है, लेकिन ये मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही ऐसे कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पे मैप में पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं कौन सा रीजन कितने % प्रभावित हो सकता है इससे, तो वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है एक भारत ने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। कथन दो दिया है भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके खराब प्रदर्शन के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं ठहरा सकती। कथन 3 दिया है प्रजनन दर के संदर्भ में केरल तमिलनाडु ने प्रतिस्थापन दर प्राप्त कर लिया। प्रतिस्थापन दर 2.1 होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी उनका बिल्कुल सही है। देखिए सहस्त्राब्दी वर्ष को भारत सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अभी भी भारत के बहुत सारे राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं अच्छी नहीं हैं, और इसी के कारण बहुत सारे राज्य फेल हो गए हैं इसको प्राप्त करने में। तो भारत भी ऐसे फेल हो जाएगा। दूसरा देखें तो यहाँ तमिलनाडु और केरल में प्रतिस्थापन दर प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ पे उससे कहीं नीचे है, इनका डिक्लाइन हो रहा है इनकी जनसंख्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्यों सरकार इन पे दबाव नहीं डाल सकता राज्यों पे, क्योंकि ये स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है, और ऐसे में केंद्र सरकार इनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इन मानदंडों पर खरे नहीं उतर पाए, बहुत खराब प्रदर्शन किए। जैसे कि बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिहार में 3.2 है क्या है प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 3.2 है। जबकि वहीं केरल का ले लें और तमिलनाडु का, इनका 2.1 से भी नीचे है इनका कंडीशन, और प्रतिस्थापन दर क्या था 2.1। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप सारी चीज़ें। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कितना है 32 है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 37 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1.49 है। जबकि टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इसका देखिए कितना ज़्यादा बिहार में 3.2, वहीं MP में देख लीजिए 2.7, राजस्थान में 2.5, और यूपी इन सबसे आगे निकल गए हैं। मतलब बिहार से थोड़े से ही नीचे, दोनों भाई जुड़े हुए हैं, इनकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। और दूसरा यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा प्रजनन दर, मतलब देखिए कि जो लोग ट्रेंड नहीं होते, मतलब
स्वास्थ्य केंद्रों पे जिनका प्रजन जन्म नहीं होता है उनका स्थिति कैसी है। तो बिहार सबसे ऊपर है और फिर उसके बाद जस्ट नीचे यूपी है। यहाँ पे भारी मात्रा में लोगों को ट्रेंड लोगों के अंतर्गत प्रजनन नहीं किया जाता है, डिलीवरी नहीं कराई जाती है। तो इसके वजह से भी इन पे प्रभाव पड़ेगा ना, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप ऐसे देखेंगे कि जहाँ पे ट्रेंड लोग नहीं जब डिलीवरी कराएंगे वहाँ पे ज़्यादा मरने की संभावना रहेगी ज़्यादा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्नियो द्वीप राजनीतिक रूप से विभाजित है, किन क्षेत्रों के बीच में विभाजित है, आपको ये बताना है। कथन ए दिया है मलेशिया, कथन 2 दिया है बोर्नियो और कथन 3 दिया है इंडोनेशिया। तो बताइए राजनीतिक रूप से किनके बीच विभाजित है बोर्नियो आइसलैंड। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया, डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, चारों के बीच में विभाजित है, सॉरी तीनों के बीच, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के बीच में विभाजित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रुनेई यहाँ पे है और मलेशिया यहाँ पे, इंडोनेशिया यहाँ पे। इंडोनेशिया नहीं लिखा हुआ, इंडोनेशिया यहाँ होना चाहिए, मैप में गलत है। चलिए देखिए दूसरा चीज़ देखिए, तो बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइसलैंड है, किसके बाद, ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद। एशिया में इसकी स्थिति क्या है, तो एशिया में पहला सबसे बड़ा आइसलैंड है बोर्नियो। बोर्नियो के बारे में और कुछ तो ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। तो बोर्नियो जो आइसलैंड है ये ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में विभाजित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीडार लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग लेजर प्रकाश द्वारा लक्ष्य को प्रकाशित करके एक सेंसर द्वारा प्रतिबिंब का मापन करके दूरी को मापने की एक विधि है। कथन 2 दिया है, वन क्षेत्र में पशुओं का चारा और जल उपलब्ध कराने के लिए लीडार आधारित प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। कथन 3 दे रहा है, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी या ट्रैकिंग के लिए लीडार तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है लीडार के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। लीडार के संबंध में जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। लीडार के माध्यम से अंतरिक्ष मलबे की निगरानी की जा सकती है और जो वनों में पशुओं के लिए चारा और जल के लिए भी सुनिश्चित किया जा सकता है। अभी सरकार ने, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रक्रिया जारी कर दी है, जिसका उद्देश्य ये है कि जानवरों की मौत का कारण बन रहे मानव पशु संघर्ष और जो वनों में कई बार मतलब जल की कमी होने की वजह से भी पशुओं की मृत्यु होती है, इन सब की निगरानी किया जाए, किसके अंतर्गत, लीडार के माध्यम से। दूसरा चीज़ ये क्यों न्यूज़ में था, तो हमारे वहाँ एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, डीजी यंत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, DRT नाम का एक स्टार्टअप है और इसने भारत का पहली वायु एवं अंतरिक्ष निगरानी कंपनी स्थापित किया है, जो इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। डीजी अंतरा का नाम याद रखिएगा, ये स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने स्पेस में डेब्रिज की मॉनिटरिंग करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए एक सिस्टम विकसित किया है लीडार के माध्यम से, जो लीडार पर आधारित है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है और भारत का ये प्राइवेट सेक्टर का स्टार्टअप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एरोसोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, कुछ एरोसोल परावर्तक होते हैं, अर्थात जब सूर्य की किरणें इन पर गिरती हैं तो वे किरणों को वापस वायुमंडल में बाहर परावर्तित कर देते हैं। कथन 2 दिया है, कुहरा, धूल वायुमंडल के पार्टिकुलेट प्रदूषक, धुआं और मानव जनित एरोसोल के उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने ए लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए कुहरा, धूल ये सारे प्राकृतिक हैं और बाकी सारे मानव जनित हैं। तो अब देखिए एरोसोल जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से या मानव जनित दोनों रूप से निष्कासित हो सकते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है कि जो भी शॉर्ट वेव, जब सूर्य से कोई प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसको शॉर्ट वेव कहते हैं और जब पृथ्वी से हीट के रूप में ऊपर निकलता है तो उसको लॉन्ग वेव करते हैं। तो जो शॉर्ट वेव के रूप में किरणें आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेज देता है। तो ये काम करता है कौन सा, एरोसोल। इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे, तो ये दो तरीके से निकलता है। तो प्राकृतिक रूप से कैसे निकलता है, तो कुहरा के रूप में, धुंध के रूप में, धूल के रूप में, या फिर वनों द्वारा निष्कासित, या फिर गीजर भाप के रूप में। मानव द्वारा कैसे निकलता है, तो मानव द्वारा वायु प्रदूषण या फिर धुंध के रूप में। धुआं जो होता है, घरों से निकलने वाले खाने बनते हैं या फिर आग लगने की वजह से वहाँ जो धुआं निकलता है तो उसके द्वारा भी एरोसोल निर्मित होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप फिलीपींस 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो ज्वालामुखी फटा था, उससे उसकी वजह से लगभग 1.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सूक्ष्म परावर्तनीय चट्टानी कण मतलब एरोसोल फैल गए थे, जिसकी वजह से 2 वर्षों तक वहाँ का तापमान नीचे एकदम निम्न रहा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इनका रिफ्लेक्ट क्या होता है, इनका इफेक्ट क्या होता है, ये किस तरीके से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के स्तंभ हैं। कथन ए दिया है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, कथन 2 दिया है अर्ली हार्वेस्टिंग कार्यक्रम, कथन 3 दिया है
ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। कथन 4 दिया है सभी के लिए सूचना। तो बताइए इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के स्तंभ हैं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था बिल्कुल सही है, सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अंतर्गत? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। देख सकते हैं यहाँ पे तो ब्रॉडबैंड हाईवे, और दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, और तीसरा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, चौथा है ई गवर्नेंस रिफॉर्म गवर्नमेंट थॉट टेक्नोलॉजी, मतलब प्रशासन में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी, और चौथा देखें तो पाँचवा देखें तो पाँचवा ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस समय आपके खाते में जो आता होंगे पैसे सब्सिडी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं, तो यही चीज़ हो गया। और बहुत सारी सरकार की सेवाएं खुद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आपके पास प्रोवाइड हो जा रही हैं। इन्फॉर्मेशन टू फॉर ऑल, सभी के पास लिए सूचना। सातवां देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, भारत में स्थापित करने के लिए बहुत सारी स्कीम चला रही है सरकार। IT फॉर जॉब और अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये डिजिटल इंडिया के भाग हैं। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जो MeitY का एक संस्था है, मतलब डिपार्टमेंट है DITI, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कभी कभी समाचारों में चर्चित इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कथन ए दिया है मलबे का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है नेत्रा। कथन 2 कह रहा है कि गगनयान के लिए मानव केंद्रित प्रणाली और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। कथन 3 कह रहा है उपग्रह इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। और कथन 4 कह रहा है कि पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। तो बताइए इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा किससे संबंधित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। जिन लोगों ने लगाया अपना ए उनका बिल्कुल सही है। मलबे का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है नेत्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेत्रा DRDO का भी एक है। DRDO वाला नेत्रा क्या है? DRDO का नेत्रा जो है वो लाइट वेट ऑटोनोमस UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। वो 2 संस्थाएं मिलकर के बनाई हैं DRDO वाला, तो उसको इसमें DRDO खुद ही है, और दूसरा आइडिया फॉर्ज मुंबई बेस्ड एक प्राइवेट फर्म है, दोनों ने मिलकर के नेत्रा को डेवलप किया है। और इसरो का क्या है? इसरो जो है स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब डेब्रिज है, उसको ट्रैक करेगा, एनालिसिस करेगा और फिर मॉनिटर करेगा, फिर उसको अपने जो भी हमारे स्पेस में सैटेलाइट है उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो नेत्रा इसरो वाला अलग है और DRDO वाला नेत्रा अलग है, दोनों में आप डिफरेंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्रीन क्लाइमेट फंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ए दिया है विश्व बैंक, बी दिया है जैव विविधता पर संयुक्त राज्य अभिसमन, सी दिया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, डी दिया है बॉन कन्वेंशन। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया गया है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये स्थापित किया गया UNFCCC द्वारा स्थापित किया गया। और ये क्यों स्थापित किया गया? तो विकासशील देशों के लिए अनुकूलन एडॉप्टेशन और समन मिटिगेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैसे जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो भी प्रभाव पड़े उनको अनुकूलन एडॉप्टेशन और मिटिगेशन समन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दक्षिण कोरिया के इंचियांग में है इसका हेडक्वार्टर। तो अब इतनी बातें याद रखिएगा। इस सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।